यही सच है भाग 3 अंतिम भाग। उन दोनों ने ही बत्ती जलाई थी। उम्र ज्यादा नहीं थी उनकी। झटके में उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। वह चाहती थी चिल्लाए पर चिल्ला न सकी। उसकी चीख उसके अंदर ही दबी रह गई थी। होटल तो खाली सा ही पड़ा था क्योंकि पहाड़ों का सीजन अभी चालू नहीं हुआ था। वह अकेली औरत, होटल का उसका अपना कमरा, एक अनजान जगह में बदनाम हो जाने का भय। मन का भय बहुत बड़ा भय होता है। उस भय से ही वह बंध गई थी। इस उम्र में यह सब भी भोगना होगा, वह सोच भी नहीं सकती थी। वे लूटते रहे, पहले उसे फिर उसका सामान। वह चुपचाप झेलती रही सब कुछ। कोई कुमारी लड़की तो थी नहीं, वह भोगा था उसने सब कुछ पति के साथ। परंतु अभी तो वह रौंदी जा रही थी। एक असह्य अपमान और पीड़ा से छटपटा रही थी वह। उन पीड़ादायक क्षणों को याद कर आज भी वह कांप जाती है। बस यही एक स्थिति ऐसी होती है जहां नारी अक्सर शक्तिहीन हो जाती है। अपनी सारी आकांक्षाओं, आशाओं की तिलांजलि देनी पड़ती है उसे। बातों में, किताबों में, नारों में स्त्री अपने को चाहे जितना भी शक्तिशाली मान ले, इस पशुवृत्ति के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। उस रात उसे अपने पति की बहुत याद आई थी। कहीं यह भी मन में आ रहा था कि उनके न होने के बाद उनके प्रति उसे किसी ने विश्वासघाती बना दिया है। न जाने कब तक वे लोग उसके ऊपर उछलते कूदते रहे। एक बार गुस्से में उसने एक की बाह में अपने दांत भी गड़ा दिए थे। प्रत्युत्तर में उस शख्स ने उसकी दोनों छातियों को दांत से काट काट कर लहूलुहान कर दिया था। उसके होठों और गालों को तो पहले ही उन लोगों ने काट काट कर बदरन कर दिया था। वह अपनी सारी पीड़ा को, गुस्से को, चीख को किस तरह दबाए पड़ी रही, आज सोचकर चकित होती है। यह स्पष्ट था कि वे दोनों इस काम के अभ्यस्त थे। जाने से पहले दोनों के चेहरों पर अजीब सी तृप्ति थी, खुशी थी। एक ने उसके बंधन खोलने के बाद रस्सी को अपनी जैकेट के अंदर छिपाते हुए कहा, गुड नाइट मैडम, तुम बहुत मजेदार हो। घृणा से उसने मुंह फेर लिया था। कमरे के दूसरी तरफ एक खिड़की थी, उसे खोलकर वे दोनों बाहर कूद गए थे। बाहर का अंधेरा और घना हो उठा था। कमरे में जैसे चारों तरफ बदबू फैल गई थी। बाहर का घना अंधेरा उछलते हुए उस कमरे में भरने लगा था। वह उठी, कांपते शरीर के साथ खिड़की तक पहुंची। खिड़की को बंद किया। बदबू और तेज हो गई थी। उसने नाक पर हाथ रख लिया और दौड़ती हुई बाथरूम में घुसी। उस ठंडी रात में भी न जाने वह कब तक नहाती रही। बार बार पूरे शरीर पर साबुन रगड़ती रही, चेहरे को मलती रही, छातियों को रगड़ कर धोती रही, परंतु वह बदबू खत्म होने को नहीं आ रही थी। वह नंगे बदन ही फिर कमरे में आई, पूरे शरीर पर ढेर सारा पाउडर थोपा, परफ्यूम लगाया, कमरे में भी चारों तरफ छिड़का, किंतु उस बदबू का अंत नहीं था। कैसी बदबू थी यह, कहां से आ रही थी? वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद भी देर तक नींद नहीं आई थी। जीवन व्यर्थ लगने लगा था। उसे लग रहा था उसका जीवन दूषित हो गया है, उसका शरीर अपवित्र हो गया है। अब जिंदगी भर इस बदबू से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। वह कभी किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगी। अपनी ही बेटी से जिंदगी भर उसे मुंह छिपाना पड़ेगा। हालांकि एक मिनट के लिए वह यह भी सोच गई थी कि अगर वह किसी को कुछ नहीं बताएगी तो भला किसी को कुछ भी पता कैसे चलेगा। फिर भी एक पाप बोध, हीन भाव उसके अंदर पैदा हो गया था और ढलती रात के साथ उसने तय कर लिया था कि उसके जीवन का अंत इन्हीं पहाड़ों पर होना है। यही एक विकल्प है उसके सामने। वह बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। उस होटल से कुछ दूरी पर ही एक ऊंची पहाड़ी थी, नीचे गहरी खाई। वह कहीं भी कूद सकती थी। प्राण निकलने में समय ही कितना लगता है। कुछ देर छटपटाएगी, फिर सब कुछ शांत। पर रात में होटल का बाहरी गेट बंद हो जाता था। कोई आवश्यक काम हो तभी दरबान गेट खोलता था,
वह भला उससे क्या आवश्यक काम बताएगी इतनी रात को? संभव ही नहीं था उस वक्त बाहर निकल पाना। चक्कर लगाती रही कमरे में सुबह के इंतजार में। भोर में ही गेट खुल जाता था। अपने शरीर पर एक शाल डालकर वह बाहर निकली। कमरे का दरवाजा भी उसने बंद नहीं किया। अभी भी अंधकार घना ही था, पर ऐसा नहीं कि रास्ते पर चला न जा सके। टहलखोरी के लिए निकलने वाले भी 2-4 लोग रास्ते पर थे। वह मंथर गति से चलती रही। सामने ही वह पहाड़ी थी, एकदम वीरान, सुनसान। वह जा खड़ी हुई पहाड़ी पर। नीचे का कुछ भी दिख नहीं रहा था। भयानक सन्नाटा। वह कुछ देर तक खड़ी रही, शायद पति और बेटी की याद में खोई थी। हवा की सरसराहट उसके शरीर में कंपन पैदा कर रही थी, पर वह बेखबर सी थी। शाल भी उड़कर शायद कहीं नीचे गिर गई थी। नीचे सामने कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा, सिवा मृत्यु के एक काले साए के एक संकरी गुफा। वह समा जाएगी इसमें। बस अंतिम बार पति को प्रणाम कर ले उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ऊपर आसमान की ओर देखा। अचानक उसकी नजरें सामने गई। देखा, दूर पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे लाली फैलने लगी है। सुनहरी किरणें आसमान के साथ साथ पहाड़ों को भी सुनहरे रंग में रंग रही है। सूर्योदय। सुना था लोग यहाँ से सूर्योदय देखते हैं। आसमान की लाली, शिखरों पर फैली लाली अद्भुत थी। वह उसी तरह हाथ जोड़े विस्मित सी वह सब देखती रही। उसके देखते देखते लाल गोला ऊपर आ गया। तेजोमय सूर्य रात के अंधकार को भेदता अपनी निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर सूर्य। सच, उस दृश्य ने पल भर में ही उसके भीतर का सब कुछ जैसे बदल डाला। अंधकार को तो नष्ट होना ही है, फिर उसके भय से अपने को क्यों नष्ट किया जाए? कोशिश तो अंधकार से लड़ने की होनी चाहिए, उससे भागने की थोड़ी ही, वही जीत तो असली जीत होगी। और वह लौट आई थी, एक नए साहस और उमंग के साथ, एक नए विश्वास और दृढ़ता के साथ। अचानक छन्न की आवाज हुई। उसकी तंद्रा टूट गई। अतीत से वर्तमान में लौटना पड़ा उसे। यह आवाज सत्या के कमरे से ही आई थी। वह समझ गई, सत्या अभी तक सोई नहीं है। शायद वह भी किसी बदबू से परेशान होगी। एक दहशत के साथ शायद अंधेरे कमरे में टहल रही होगी। उससे टकरा कर कुछ गिरा है, टूटा है। छन्न यह अस्वाभाविक नहीं था। सत्या जिन स्थितियों से गुजरी है, जिस मानसिकता में अभी जी रही है, किसी के लिए भी घोर यातना का समय हो सकता है। संभव है उसके मन में भी आत्महत्या की बात आई हो। सारी वेदना, अपमान, तिरस्कार का एक ही विकल्प होता है, जैसे अपना अंत। परंतु वह नहीं चाहती कि सत्या ऐसा कुछ करे, ऐसा कोई कदम उठाए। अभी बहुत नादान है वह। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। उसे सब कुछ झेल कर जीना होगा। जीना ही जीत है। मर जाने से किसी का क्या बिगड़ेगा? उन लोगों का ही क्या बिगड़ेगा जिन्होंने यह सब किया? वह सत्या को बताएगी, एक ठोकर की तरह ही है यह सब कुछ। ठोकर खाकर आदमी गिरता है, परंतु संभल कर फिर उठता है, फिर चलता है। वह स्थिर कदमों से सत्या के कमरे की ओर बढ़ी। उसके पैरों में न कंपन थी, न मन में अशांति। कमरे में घुसने से पहले बालकनी की बत्ती को उसने जला दिया था। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।